जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फंगी, फंगी बिल्कुल है, आपके ग्लोमस जो जीनस है उसकी फंगी माइकोराइजा की फॉर्मेशन करती है और प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट है आपका वो प्रोवाइड कराती है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? वेलकम टू यू ऑन यूनिमॉन्स। आज हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किए थे हमारे टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे फॉर योर बायोलॉजी सीयूईटी एग्जाम। तो जो बच्चे पिछली वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए थे, जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक करो। और जो बच्चे नए आए हैं जिनको प्रिपरेशन करनी है बायोलॉजी के सीयूईटी डोमेन एग्जाम के लिए, तो वो भी इस वीडियो को बच्चों पूरा देखना। हम आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आ रहे हैं, डेली आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 40 डेज तक, ताकि आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के लिए आपके प्रिपेयर हो जाए, जिससे बाहर आपके बायोलॉजी के एग्जाम में मेरे बच्चों कुछ भी नहीं आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 तक। 25 क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी बच्चों, पहले जाके वो वीडियो देखो। इधर हम आपके जो PYQs है उधर से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बहुत तगड़ा इसमें एनालिसिस करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से जो आपका सीयूईटी एग्जाम है वो अदर एग्जाम आपके बोर्ड्स के एग्जाम से अलग है। आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन पता लगेगी और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी यहीं पर पता लगेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट है तो डाउट जल्दी से कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बता दो। चलो, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का 26 क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब इन चारों में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, ऑप्शन में से उसमें सही सिलेक्ट करना है। पहला है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द ग्रीन हाउस गैसेज, ये तो बिल्कुल सही हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही हट गया, ए तो आएगा ही नहीं ऑप्शन में। अब ये देखो किस किस में ए नहीं है, इस वाले में और इस वाले में नहीं है, तो सेकंड और थर्ड में से, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से हमें देखना है। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है मेरे बच्चों ऑप्शंस पे टिक करने का, अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। दूसरा है भाई, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में से हट गया। बचे क्या? सी एंड डी। अब ऑप्शन में देखो क्या सी एंड डी है? ऑब्वियसली है, हमारे सेकंड ऑप्शन में सी एंड डी है, इधर तो ए ही आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये जो ऑप्शंस है हमारे, ये मेरे बच्चों गलत हो गए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, जिसके अंदर सी एंड डी, क्योंकि जो डॉप्सन यूनिट यहां डी में आपकी एक्सप्रेस की गई है, ये वाटर क्वालिटी के लिए नहीं होती, ओजोन डिप्लीशन को मेजर करने के लिए हम डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं। वाटर क्वालिटी के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना भाई पार्ट्स पर मिलियन, PPM हम यूज करते हैं। समझ में आया? जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा हम इस वीडियो में बच्चों जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आपको कम से कम टाइम में 25 क्वेश्चंस डेली करवाने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी हो और स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। इसीलिए थोड़ा सा अपना जो कैलिबर है उसको इंक्रीज करो और मेरे साथ साथ जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ताकि बाद में डाउट में ना फंस जाओ। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, ऑप्शन बार बार देखोगे एग्जाम के अंदर, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है इसका आंसर। चलिए 27 क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बायो फर्टिलाइजर का सोर्स नहीं है? देखो बैक्टीरिया तो है, ठीक है, राइजोबियम आपका बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फंगी, फंगी बिल्कुल है, आपके ग्लोमस जो जीनस है उसकी फंगी माइकोराइजा की फॉर्मेशन करती है और प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस जो न्यूट्रिएंट है आपका वो प्रोवाइड कराती है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। बचे क्या भाई? बैक्यूलोवायरस और साइनोबैक्टीरिया। अब अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके भाई जो चैप्टर नंबर आपका माइक्रोब्स वाला है, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो लास्ट पैरा के अंदर बताया हुआ है कि साइनोबैक्टीरियाज आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ठीक है, इसका इंकरेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? बैक्यूलोवायरसेस आर नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। समझ में आ गया? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के अंदर बच्चों मुझसे पूछ लो, खाली बैठ के वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं। सीयूईटी के अंदर जब तक तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे तब तक तुम पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 28 क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 28 क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द जीन विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो वहां पे हमने क्राई जीन्स के बारे में पढ़ा था, बीटी टॉक्सिन के बारे में। तो उसके कुछ जीन्स होते हैं जो ये बीटी टॉक्सिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमको बताना है
कि इनमें से कौन सा जीन है जो कॉर्न बोरन के खिलाफ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों सीधा आपको पता होना चाहिए भाई, क्राई1AB जो है वो कॉर्न बोरन के खिलाफ इफेक्टिव है, और आपका क्राई1AC और क्राई2AB आपके किसके लिए है, ये दोनों जीन किसके लिए है, ये है आपके कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? चलिए आगे देखते हैं। और जी जीन तो बच्चों कुछ होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है सक्सेशन से। अब इधर आप देखेंगे इकोलॉजी से भी कई गई सेट में ऐसा होता है, इकोलॉजी से 4-5 क्वेश्चंस लगातार आ जाते हैं, तो ये उनमें से ही एक सेट था जहां से हमने पूरा पेपर बच्चों आपके लिए एनालाइज किया है। चलिए सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन है, सक्सेशन अकरिंग आफ्टर फ्लड इज। अच्छा, आफ्टर फ्लड आप देखेंगे फ्लड के बाद क्या होता है, जो वहां के फ्लोरा है और वहां के कुछ एनिमल्स वो भी उस जगह में नहीं रहते हैं। मतलब क्या होता है, एक जो प्रीवियस हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट थी वो वहां से बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहां से बिल्कुल हट जाती है। एंड ऐसी किसी प्लेस से अगर आपका सक्सेशन स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वो आती है मेरे बच्चों आपके सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर प्राइमरी में आते हैं बेयर रॉक से, ठीक है, जहां से आपकी जो लाइफ स्टार्ट हो, तो बेयर रॉक से आता है वो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आता है। अब यहां पे मैंने बताया कि हाइड्रार्च क्यों नहीं है, हाइड्रार्च क्यों नहीं है। हाइड्रार्च जो सक्सेशन है बच्चों वो ऐसी सक्सेशन है जिसमें हाई वाटर लेवल से मैजिक वाटर कंडीशंस तक सक्सेशन होता है। बट ये हाई वाटर कंडीशंस भी कहां होती है, जहां पे ऑलरेडी पहले कभी कोई सक्सेशन ना हुआ हो। ठीक है, ये आपकी हाइड्रार्च हुए, और जेरार्च जो सक्सेशन है ये आपके प्राइमरी सक्सेशन के दो तरीके की टाइप है, जिसमें सक्सेशन आपकी मीडियम वाटर कंडीशंस तक लीड करती है। बट आफ्टर फ्लड तो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी सक्सेशन ही होगा। फॉरेस्ट फायर के बाद क्या होगा, हमारा सेकेंडरी सक्सेशन ही होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले कोई लाइफ प्रेजेंट थी, बट ड्यू टू एनी डिजास्टर वहां से लाइफ खत्म हुई, एंड देन फिर से वहां पे लाइफ रीजनरेट हो रही है। तो वो सभी सक्सेशन हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हाइड्रार्च और सेकेंडरी के अंदर। चलिए 30 क्वेश्चन पे आ गए भाई। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आपको ऐसी स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शंस आपके पास गिवन है, जो डीएनए के लिए बिल्कुल गलत दी हुई है। ठीक है, विच डू नॉट होल्ड ट्रू, सॉरी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है डीएनए के लिए। ठीक है, इस तरीके से उलझा देता है। ठीक है, एंटी आपको इस तरीके से उलझा देता है। डू नॉट भी दिया हुआ है और फिर डू नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, यानी कि गलत आपको स्टेटमेंट्स को पिक करना है। पहला तो क्या भाई, ओनली प्यूरिन बेसेस आर प्रेजेंट इन डीएनए, यही पहली हमारी गलत वाली आ गई, तो ए तो आना चाहिए। अब ए कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा ए ऑप्शन गिवन है। अब इन दोनों में से हम देखेंगे। सेकंड कह रहा है डीऑक्सीराइबो शुगर इज प्रेजेंट, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो ऐसे नेग्लिजिबल हो गई। सी कह रहा है अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कार्बन पेंटोज थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। बची क्या हमारी डी, डी में क्या कह रहा है, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फोर्थ कार्बन, यहां पे ये गलत हो गया, यहां पे ये गलत हो गया, थर्ड और फिफ्थ के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारी ए और डी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की भाई ए और डी हमारी गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग आर डीएनए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, बिना समझे वीडियो को लंबी मत करो, वीडियो को देखते मत चले जाओ। अगर आपने अच्छे से टॉपिक देखे हैं, टॉपिक पढ़े हैं, रिवाइज करे हैं, तो ये बिल्कुल मक्खन है आप लोगों के लिए। आपको सिर्फ देखना है और आंसर आपकी आंखों के आगे आ जाएगा। ठीक है, और इतना भी नहीं हो पा रहा है तो जाके पहले रिवाइज करो, घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, सीयूईटी सभी का बहुत अच्छे से होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरी मेहनत से, उनको जरूर जरूर अपनी भाई ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। बस मेहनत मत छोड़ो, और यहां मेहनत करने आए हो तो सारी वीडियोस को अच्छे से देखना और सारे क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना। ये सब पीवाईक्यूज हैं, 2023 और 22 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए हैं जो रिपीट ही नहीं हो, बस एक बार आए और चले गए, वो है, बट वो बाद में आएंगे। बट यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए 31st क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी एज इट इज रिच इन। ठीक है, ये तो हमें पता है पैसिव इम्यूनिटी होती है इन्फेंट के लिए, बट वो किसमें इनरिच होता है, तो ये बच्चों हमारा इनरिच होता है हमारा IgA एंटीबॉडीज के अंदर। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है आपकी एंटीबॉडी का नाम भी, तो ये चीजें एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी आपकी भाई मदर बुक है, उसको अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो सीयूईटी बहुत अच्छा जाएगा। तुम लोगों के सबके 200/200 आएंगे बायोलॉजी के अंदर।
बस आपको पता होना चाहिए इसका आंसर ये होगा या ये हो सकता है। अगर आपको अनुमान भी है तो आप ऑप्शन में से इजीली एलिमिनेट करके आंसर अपना निकाल सकते हैं। मानता हूं भाई सारे बच्चों को भाई हर क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, 50 क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन के लगभग आएंगे, 40 आपको करने हैं, तो 40 में से हो सकता है कुछ बच्चों को भाई कॉन्फिडेंटली 20 से 30 ही आएंगे, बट बाकी क्वेश्चंस भी तो आप अटेम्प्ट करेंगे इसी बेसिस पे। पर आप देखना कि आपकी जो अजम्पशन है, जिस तरीके से आप एलिमिनेट कर रहे हो, वो आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसकी एनालिटिकल अप्रोच लेनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है, सोच समझ के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 32 क्वेश्चन है भाई हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव इम्यूनाइजेशन? इंजेक्टिंग इनएक्टिव पैथोजेंस? नहीं। पैसिव इम्यूनिटी जिसमें हम ऑलरेडी इम्यूनिटी बाहर से प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होती है। ठीक है। इंजेक्टिंग एंटीजेनिक प्रिपरेशंस? नहीं। इंजेक्टिंग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज? यस, बिल्कुल। हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं, एज इन केस ऑफ स्नेक बाइट, जिसके अंदर हम प्रीफॉर्म्ड एंटीडोट्स देते हैं, जिसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है स्नेक वेनम के खिलाफ। इंजेक्टिंग वीकेंड पैथोजन? नहीं, ये तो वैक्सीनेशन का तरीका है। ठीक है, ये जो वीकेंड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, ये वैक्सीनेशन का तरीका है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर उस पैथोजन के लिए मेमोरी क्रिएट होती है। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो देखने का ये फायदा है एमसीक्यूज वाली, यहां पे मैं जो ऑप्शंस आपके सही होते हैं वो तो बताता ही हूं, जो गलत होते हैं क्यों गलत है उनको भी एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको भाई यहां पे डबल बेनिफिट मिल जाता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और रिवीजन भी आपका साथ के साथ होता रहता है। चलिए फिर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। भाई इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज? ओके, अब यहां पे देखो हमें पता है भाई वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारी एंटीबॉडी होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एक्टिव तो होती नहीं है। ठीक है, एक्टिव तो तब होगी जब बच्चे के अंदर से बनना स्टार्ट होगी। पैसिव मिल्क के थ्रू मिलती है। ठीक है, इन्नेट नहीं होती। इन्नेट आपको पता है भाई 4 तरीके की होती है, आपकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, इस तरीके की 4 होती है। ठीक है, तो ये होती है बच्चों हमारी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग एंटीबॉडीज प्लासेंटा के थ्रू बॉडी जो इन्फेंट है उसकी बॉडी में जाती है, फीटस की बॉडी में जाती है, जिससे उसको प्राइमरली जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो पैथोजेंस है, उनसे एक डिफेंस मैकेनिज्म मिल जाता है। तो इसका आंसर है भाई नॉन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। चलिए 34th नंबर क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन इन द बॉडी इज? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन किस में होती है भाई? जल्दी से बताओ। हमारी एक्टिव इम्यूनिटी में होती है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कौन बनाता है एंटीबॉडीज? हमारे बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, चलिए हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल? 35th क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट कौन आएगा। ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट आपको पता है हमारे ऑटोट्रॉप्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, जो कि क्या है? प्लांट्स। ठीक है, ओनली प्रोड्यूसर्स हमारे क्या है? प्लांट्स। कुछ फंगी जो खुद का फूड खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफिक फंगी। ठीक है, और आपके ब्लू ग्रीन एल्गे। ये 3-4 ही ऑटोट्रॉप्स हैं, बाकी सभी हमारे क्या है? सभी हमारे बच्चों कंज्यूमर्स हैं। चलिए कंज्यूमर्स के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा ना कुछ कुछ सेट्स ऐसे हैं बायोलॉजी के जिसके अंदर आपके इकोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बच्चे इकोलॉजी को हल्के में ले लेते हैं, वहां से क्वेश्चन वो बना नहीं पाते, पढ़ लेते हैं थ्योरी बट समझ में नहीं आता उनको कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो यहां पे अपनी प्रैक्टिस कर लो, पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अच्छा, स्पैरो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? प्रोड्यूसर तो है नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर भी नहीं है, प्लांट डायरेक्ट थोड़ी खाती है, ग्रासेस थोड़ी खाती है स्पैरो। ठीक है, हाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि टर्शियरी कंज्यूमर भी नहीं है, तो इसका आंसर है बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर। इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है, इंसेक्टिवोरस होती है हमारी स्पैरो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट में डालेंगे सर नहीं हम तो दाना डालते हैं, बाजरा गेहूं डालते हैं, वो भी खा लेती है। बच्चों वो अलग चीज होगी, वो तुमने डाला है। ठीक है, प्रोड्यूसर में तो आएगी नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट थोड़ी प्लांट से वो ले रही है, आप लोग डाल रहे हो दाना, वो तब ले रही है। बट अगर इनिशियली देखे वो नेचर के अंदर किस तरीके से फीड करती है, तो वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है। समझ में आ गया? अपनी जो थिंकिंग है और क्रिएटिविटी है इसको थोड़ा बढ़ा के सोचो, तभी आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपने दिमाग के अंदर सोचो। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर लाओ, भाई हाँ ये प्रोसेसेस हमारे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तभी समझ पाओगे बायोलॉजी। बायोलॉजी समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है बायोलॉजी। चलिए 37 क्वेश्चन के ऊपर हम आ गए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है भाई? ईच ट्रॉफिक लेवल
has a certain mass of living material at a particular time and it is known as standing crop. ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो लिविंग पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इट्स स्टैंडिंग क्रॉप. आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन. चलिए, अब तक जिन बच्चों को समझ में आ गए कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ, हाँ सर समझ में सब आ रहा है. आप ऐसी वीडियो और लाते रहिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना. और जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो जल्दी से जल्दी भाई अपने डाउट्स कमेंट्स के अंदर बता दो. जितनी जल्दी तुम डाउट्स बताओगे उतनी जल्दी मैं रिप्लाई करूंगा और उतनी जल्दी तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी अच्छी होती चली जाएगी. 38 नंबर क्वेश्चन पे आ गया. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, ग्रासहोपर प्राइमरी कंज्यूमर, ज़ूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर, कैटरपिलर भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर. स्नेक ये आता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर. पता है ना, स्नेक डायरेक्ट प्लांट भी नहीं खाता. ठीक है, वो क्या खाता है, डायरेक्ट हमारे हर्बीवोरस को खाता है. हर्बीवोरस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर. तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हुआ हमारा स्नेक. स्नेक किस किस को खाता है, माउस को खाता है, मेजरली माइसिस को खाता है. ठीक है, और आपके रैबिट्स को भी खा लेते हैं, जो बड़े आपके पाइथन वाइपर्स वगैरह होते हैं वो सब. ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट्स में डालेंगे सर एनाकोंडा मूवी देखिए उसमें इंसान को भी खा लेता है ना. एनाकोंडा मूवी देख के आए सभी. चलिए 39 क्वेश्चन. देखो हमने कितनी जल्दी आधे क्वेश्चंस कर भी लिए. ठीक है, बस 11 क्वेश्चंस और. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन. बर्ड तो नहीं है, मैन भी नहीं है, स्नेक भी नहीं है, बचा क्या, अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हेल्प करता है आपकी डेट्रिटस फूड चेन के अंदर डिकम्पोजिशन में, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, आपका अर्थवॉर्म करता है. ठीक है, अब यहां पे डिकम्पोजिशन समझा रहा हूं, समझ लो. फ्रेगमेंटेशन के बाद का स्टेप होता है लीचिंग, जिसके अंदर आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन हो जाता है आपके मटेरियल का. फिर होता है आपका कैटाबॉलिज्म. ठीक है, फिर होता है एडिशन ऑफ ह्यूमस जिसे हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन. फिर होता है आपका लास्ट में मिनरलाइजेशन. ठीक है, ये आपके 5 मेजर स्टेप्स हैं जो होते हैं एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके जो फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन डेट्रिटस फूड चेन के अंदर, वो अर्थवॉर्म हमारा परफॉर्म करता है. अर्थवॉर्म पहले पहले आता है. ओके, 40th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम. कह रहा है भाई द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द एन्कोडेड जीन एक्सप्रेशन इन अ हेटेरोलोगस होस्ट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ये भी कोई बताने वाली चीज है. रिकम्बिनेंट प्रोटीन नहीं होगा, ट्रांसपोसोम नहीं होगा, प्रो हार्मोन्स नहीं होंगे. क्या होगा हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है एनकोडेड जीन्स के थ्रू. किसी भी बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी होस्ट के अंदर एंटर हुआ है उसके एनकोडेड जीन के थ्रू जो हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उस बैक्टीरिया के लिए, उसके लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. A kind of population interaction in which one species benefits and the other neither harmed or nor benefited. ऐसी आप इंटरेक्शन का नाम बताइए इनमें से. कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का तो बेनिफिट होता है, वो अपने होस्ट से बेनिफिट ड्राइव कर लेता है, बट होस्ट को ना कोई हार्म होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है. तो ये आता है हमारा कॉमनसेलिज्म में. इसको हम इस तरीके से प्लस और जीरो या फिर न्यूट्रल के उससे रिप्रेजेंट भी करते हैं. ठीक है, एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा एक का नुकसान होता है. ठीक है, अब आप ये मत कहना सर ये पैरासिटिज्म में आ गया. नहीं नहीं, अलग एग्जांपल है. ठीक है, चलिए. अच्छा, म्यूचुअलिज्म में आता है भाई दोनों को फायदा. ठीक है, सॉरी एक का नुकसान इधर एमेंसेलिज्म में, सॉरी और एक न्यूट्रल. एक का नुकसान और एक न्यूट्रल, सॉरी गलती से बता दिया. ठीक है, चलिए. पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान. और इसके अंदर अगर कंपटीशन लिखा होता, कंपटीशन में क्या होता है भाई, दोनों का ही नुकसान होता है. ये इजी वे है इनको याद करने का, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे. अच्छा, फ्रूट विच डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी आर ट्रू फ्रूट्स. इनमें भी बताने की जरूरत नहीं है, ओवरी से जो डेवलप होंगे वो हमारे ट्रू फ्रूट्स होंगे, और जो अदर पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होंगे जैसे कि एप्पल और पाइन एप्पल, जो थैलेमस रीजन से डेवलप होते हैं वो हमारे फॉल्स फ्रूट्स के अंदर आते हैं. चलिए बच्चों, 43 क्वेश्चन. एल्गल ब्लूम डू नॉट कॉज इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनेमिक्स, deterioration of the waste water and fish mortality, reduction in BOD, increase in organic matter in the water bodies. अब इनमें से बताना एल्गल ब्लूम क्या कॉज नहीं करता है.
तो इसका आंसर है रिडक्शन इन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसको रिड्यूस नहीं करता, उसको इंक्रीज कर देता है हाई लेवल तक, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो आपकी वाटर बॉडीज के सरफेस के ऊपर, नीचे, बॉटम के अंदर कलेक्ट होता रहता है और इंक्रीज होता रहता है। उस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो इंक्रीज हो जाती है और जो वाटर क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ये चीज पता है ना, बीओडी इंक्रीज होगा तो वाटर क्वालिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन आएगा सी। जो चीज मेरे बच्चों समझ में ना आए ना, उसको पूछने में ही भलाई है। जितना आप डाउट को, कंफ्यूजन को अपने ब्रेन में रखोगे, वो कंफ्यूजन बिल्डअप ही होगा। अगर आप उसको हाथों हाथ सॉल्व करते हुए चलोगे तो आगे कभी वो कंफ्यूजन दोबारा रिक्रिएट नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए कहता हूं पूछ लिया करो। हम यहाँ पे बताने के लिए हैं, आप लोगों से कोई झगड़ा थोड़ी है हमारा कि तुम पूछोगे और हम नहीं बताएंगे, है ना? चलो, इमेज को देख के बताना भाई ये क्या प्रोसेस है। सॉरी, पेन सिलेक्टेड नहीं था। ठीक है, इमेज को देखो और बताओ ये कौन सा प्रोसेस है। जिसने एनसीईआरटी ऐसे से पढ़ी है उसको पता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बताया हुआ है। ये प्रोसेस है हमारा डीएनए आइसोलेशन का, जिसको हम कहते हैं स्पूलिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, स्पूलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए को भाई डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करने के बाद, काइटिनेज हुआ, आपका सेलुलेज हुआ, प्रोटीएजेस, ताकि उसके सभी अदर जो प्रेजेंट है सेल कंटेंट, वो तो क्या हो जाए, हमारे डाइजेस्ट हो जाए, वो रिमूव हो जाए और सिर्फ हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए बचे। ठीक है, उसको आइसोलेट करते हैं एंड देन उसको चिल्ड इथेनॉल के अंदर डाल देते हैं और एक स्पूल के थ्रू, एक लूप के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं फॉर फ्रेगमेंटेशन या फिर कहें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करवाने के लिए। समझ में आया? चिल्ड इथेनॉल के अंदर हम इधर डाल देते हैं। चलिए, ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले बताइए। ठीक है, कमेंट्स के अंदर पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, फिर अगर आप लोग गलत होगा तो मैं बताऊंगा। भाई क्वेश्चन है आपका, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म इज दैट इट इज। पेरिस्पर्म पता है आपका रिमेन्स होता है, न्यूसेलस का रिमेन होता है। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या होता है आपका, जो न्यूसेलस प्रेजेंट होता है आपके प्लांट के एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसका रिमेन होता है। और एंडोस्पर्म आपका डेवलप होता है किससे, पीईसी, या फिर आप कहो पीईसी डेवलप होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, जो कि क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इसमें 3n हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बताना है कि भाई पेरिस्पर्म कैसे डिफरेंट है आपके एंडोस्पर्म से। भाई पहला, हैप्लॉइड, हैविंग रिजर्व फूड, नहीं, हैप्लॉइड नहीं होता। पॉलीप्लॉइड हैविंग रिजर्व फूड, नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता। ट्रिप्लॉइड हैविंग नो रिजर्व फूड, ट्रिप्लॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आता है डी, डिप्लॉइड होता है बट कोई भी यहाँ पे रिजर्व फूड नहीं होता है। इससे जो न्यूट्रिशन ड्राइव करना होता है वो डायरेक्ट हमारे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में ड्राइव हो जाता है, और अगर कुछ बचा कुचा पेरिस्पर्म का रिमेन रह जाता है तो वो बाद में एम्ब्रियो ड्राइव करता है, बट ये न्यूट्रिशन कोई स्टोर नहीं करता है, रिजर्व फूड की तरीके से एक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर है भाई डिप्लॉइड होता है और हैविंग नो रिजर्व फूड। इस वे के अंदर ये डिफरेंट होता है हमारे एंडोस्पर्म। समझ में आ गया? चलिए, लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं, बस थोड़ी देर की बात और है, इनको और कर लो, आज का तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा बायोलॉजी के लिए। डेली अगर 25 क्वेश्चंस भी कर रहे हो 40 डेज तक मेरे साथ, और उनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना, तो तुम्हें कहीं और जाके कुछ अलग बुक्स करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से ही तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं साथ के साथ समझाते हुए तुम्हें चल रहा हूं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, नहीं, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्पीशीज, नहीं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन टाइम, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझ में आ गया? यहां पे अगर आपने इस पेपर को ऑब्जर्व किया हो, जिन बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा उसको, उनको पता लगा होगा इकोलॉजी के अब तक 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इकोलॉजी भी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी के लिए, मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों को समझाई। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 3rd चैप्टर है आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है भाई। सिलेक्ट द हार्मोन प्रोड्यूस इन विमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन सिर्फ प्रोड्यूस होता हो उसको सिलेक्ट करना। एक तो है भाई आपका बी, एचसीजी, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, ये रिलीज करता है आपका प्लेसेंटा, इसको रिलीज करता है और ये आपके म्यूकस प्लग की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली प्रोजेस्ट्रोन लाइक फंक्शन होते हैं इसके। दूसरा आपका है प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, देन आपका है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स के अंदर, उनके सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इनिशिएट करता है कि आप
मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, सिर्फ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, मिल्क रिलीज नहीं हुआ है। मिल्क रिलीज आपका होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन की हेल्प से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ठीक है। और तीसरा है भाई आपका ई, रिलैक्सिन। अब इन चारों में से आपको बताने हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शंस को देखते हैं भाई। पहला है बी एंड डी, ठीक है, बी एंड ई ओनली, बी एंड ई ओनली, चलो ये भी नहीं, डी बी वाला भी ठीक है। ए बी सी, नहीं नहीं, एस्ट्रोजन तो रिलीज होता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। और इधर भी ये ओनली वाले गलत हो गए, इसके अलावा भी है। बचा क्या हमारा, बी डी एंड ई ओनली, बी डी एंड ई ओनली, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यही मार्क कर रहा है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे भी रिलीज होता है, और आपने देखा होगा अगर ओव्यूलेशन के बाद जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे भी थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन को यहां से हटा दो, तो मेन क्या रह गए हमारे, बी डी एंड ई, जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। समझ में आ गया ऑप्शन हमें किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। आपको मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि हाँ भाई चलो बी और डी सही है इस पे टिक कर दो, नहीं, आगे के ऑप्शंस भी देखो, वहां बी और ई है, वो भी बिल्कुल ठीक हार्मोन है, ठीक है। तो मोर अप्रोप्रिएट जो है आपको उसको मेरे बच्चों सिलेक्ट करना है। 48 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन और उसके बाद आज की वीडियो को खत्म करेंगे। आपका जो आज का काम है बायोलॉजी के लिए मेरे बच्चों वो फिनिश हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, क्योंकि आपके फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट है, ठीक है, वेटलैंड्स नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगता है बच्चों को, समझ में नहीं आता है ना। ओवा को वो क्या करेंगे, यहां पे ओवा को ले लेंगे गैमेट की फॉर्म में और उसको फिर क्या कराएंगे, सी ऑप्शन टिक कराएंगे, बट ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट है उसको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor mother into the fallopian tube is called zygote intrafallopian transfer। ओवम का ट्रांसफर बताना है, ठीक है। आईसीएसटी, आईसीएसटी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, चल जल्दी जल्दी इसकी फुल फॉर्म बताओ, जिसको पता लग जाएगा, इंसेमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, जल्दी बताना, ठीक है। दूसरा है भाई गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या फिर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आईवीएफ तो होगा नहीं, जाइगोट वाला भी नहीं होगा। इधर बात हुई है भाई आपका, या तो भाई ओवम ट्रांसफर कर रहे हैं, ओवम को हम क्या कर देते हैं भाई फर्टिलाइज करके करेंगे तो इधर जिफ्ट हो जाएगा, बट यहां पे बात हो रही है ओवम को ट्रांसफर करने की, तो इसका ऑप्शन मेरे बच्चों आएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जिफ्ट को अगर जो बच्चे टिक कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ओके, आ गए हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा काम खत्म, और फिर जाके अपने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करो। काम खत्म का मतलब नहीं जाके मौज करो, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द, अच्छा अब ये कौन से प्रोटॉक्सिन की बात हो रही है, बीटी टॉक्सिन की बात हो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज होता है, तो ये जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है किस वजह से, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट्स गट्स, बिल्कुल इसका ऑप्शन यही है, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। जब क्या करते हैं देखो, जैसे कि मान लो ये इंसेक्ट की गट है, ये मिड गट है, यहाँ पे जैसे ही हमारे क्रिस्टल्स पहुंचेंगे टॉक्सिन के, ठीक है, वो क्या होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच या फिर एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे, जो इसकी मिडगट की लेयर है या फिर इसकी जो स्टमक की लेयर आप समझो, उस पे जाके स्टिक करेंगे और वहां पे पोर्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, इंसेक्ट्स की इवेंचुअली डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो अदर ऑप्शंस है उनको भी देख लो भाई, एक्सपोजर टू लाइट ये नहीं है, टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच नहीं होता गट का, ठीक है, एक्सपोजर टू लाइट एंड एसिडिक पीएच ऑफ गट नहीं, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है भाई एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, ये आपने पढ़ा होगा। और इसमें एक और चीज बता देता हूं जाते जाते, ताकि तुम्हें लंबे समय तक ये चीज याद रहे, कि अगर आपसे पूछ ले कि ये जो प्रोटॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन है, ये किस किस तरीके के इंसेक्ट्स के ऊपर काम करता है, किस किस तरीके के इंसेक्ट से हमें रेजिस्टेंट दिलाता है, तो आपके पहले होते हैं लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, जिसके अंदर आती है आपकी बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ठीक है। फिर आते हैं आपके कोलियोप्टेरन्स, जिसके अंदर आते हैं बच्चों आपके बीटल्स, ठीक है। एंड थर्ड होते हैं आपके डिप्टेरन्स,
डिप्टेरन में आती हैं आपकी फ्लाइज, मस्किटोज। ठीक है, तो इन 3 तरीके के इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है हमें बीटी टॉक्सिन, और इन तीन के अंदर सेम तरीके से एक्ट करता है। इन तीनों की गट के अंदर जाता है, एल्कलाइन पीएच जैसे ही उस प्रोटॉक्सिन को मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इनकी गट के अंदर पोर की फॉर्मेशन कर देता है और इवेंचुअली जो हमारा इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जिसको वीडियो पसंद आई है जल्दी से लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो का भाई वेट करो। डेली आप लोगों के लिए वीडियो आएगी, डेली 25 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज वाले सीयूईटी के लिए हम सॉल्व करवाएंगे। तो जल्दी से इस सीरीज को भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।